एपिसोड 20। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नामपात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अभिनव ने कृष्णा का दुपट्टा उसके बदन से अलग किया और उस पर झुक गया। उसने कंखियों से एक नज़र कैमरे पर डाली। उसे पता था कि कैमरा उन दोनों को कैप्चर कर रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था कि वह अब इस समय श्रीमन के आदेश को इनकार कर पाता। इस जाल में फंसे बिना जाल को तोड़कर निकलना संभव नहीं, ये अभिनव अच्छी तरह से जानता था। उसने कृष्णा और अपने ऊपर कंबल डाल लिया। कृष्णा के बालों को संवारते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। बेसुध पड़े हुए भी उसकी किसी सुंदर मूरत जैसी सुंदरता अभिनव के मन में गहराई से उतरती चली गई। उसने उसी समय यह निर्णय लिया कि चाहे जो हो वह श्रीमन के हाथों बर्बाद नहीं होने देगा। वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि श्रीमन खुद तो कृष्णा के साथ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कृष्णा के साथ घिनौनी साजिश करके वह पता नहीं बेचारी से किस जन्म का बदला लेना चाहता है। अभिनव कैमरे का ख्याल करके कृष्णा के माथे, गालों आदि को चूमने लगा, और इसके बाद उसके एक्शन से यही लग रहा था कि वह कृष्णा के साथ सेक्स कर रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि कृष्णा की जान बचाने के लिए उस वक्त वह अभिनय करते हुए वैसे ही एक्शन कर रहा था जिसकी उम्मीद श्रीमन को थी। अभिनव कभी भी किसी भी हालत में किसी लड़की की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकता था। इस सब में अभिनव ने जो भी वक्त कृष्णा के साथ बिताया था उसमें कृष्णा जैसी सुंदर लड़की के प्यार में पड़े बिना कोई रह जाए यह मुमकिन ही नहीं था, जबकि कृष्णा उस समय पूरे समय नशे में थी। लेकिन अगले दिन जब अभिनव ने दोबारा बिस्तर पर आने के बाद योजनाबद्ध तरीके से उसे श्रीमन के चंगुल से भागने में मदद की तो कृष्णा का मन उसके प्रति कृतज्ञता से भर उठा था, और उसने अभिनव का हाथ पकड़ उसे चूमते हुए आहिस्ते से अभिनव के कान में कहा था, शुक्रिया। जिंदगी ने आगे जीने का मौका दिया तो तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज अभिनव के कानों में कृष्णा का वही वाक्य गूंज रहा था और वह हल्के हल्के मुस्कुराता हुआ उसमें खोया हुआ था। तभी कृष्णा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, अरे आप किस सोच में डूबे हैं? आपने तो टेस्ट तक नहीं किए मेरे टोस्ट। कृष्णा की बात सुन अभिनव जैसे किसी नींद से जागा। वह टोस्ट लेकर खाते हुए विक्रम की ओर देखकर बोला, तुम गलत नहीं थे दोस्त। नाश्ता तो वाकई लाजवाब है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो इनके बनाए नाश्ते के एडिक्ट होता जा रहा हूँ। विक्रम की इस बात वे तीनों ही जोर से हंसने लगे। और ये पैनकेक कैसे बनाए आपने? इनका टेस्ट तो लाजवाब है कृष्णा जी, मुझे भी रेसिपी बताइए ना। अभिनव ने कृष्णा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव को शुक्रिया कहकर कृष्णा रेसिपी बताती जा रही थी और अभिनव बस एकटक उसके चेहरे को देखता जा रहा था। बस ऊपर से हनी डालना मत भूलिएगा, कहकर कृष्णा ने अपनी बात खत्म कर दी। पर अभिनव फिर से उसकी शहद जैसी मीठी आवाज में कहीं खो गया था। जी। वह चौंक गया जब विक्रम ने उसे कंधे से हिलाया। जी हनी, मैं कह रही थी कि केले पके हुए हों और इन बनाना पैनकेक्स के ऊपर शहद डालना मत भूलिएगा। इससे स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों दुगुना हो जाता है। कृष्णा ने अपनी बात दोहराई। ओह हाँ, जी जरूर, तभी ये इतने टेस्टी हैं। मैं जरूर ट्राई करूँगा। थैंक्स। बोलते हुए अभिनव फिर से कृष्णा के बारे में ही सोचने लगा था।
इधर कृष्णा के मन में भी अभिनव के लिए अच्छी भावना थी, लेकिन इसका उत्तर वक्त के पास था कि वह प्रेम था या फिर कृतज्ञता। वह प्रेम का रिश्ता था या दोस्ती का, ये तो शायद अभी कृष्णा भी नहीं जानती थी, लेकिन अभिनव के लिए उसके मन में बहुत सम्मान था, ये बात अटल थी। पर इन कुछ दिनों में विक्रम और कृष्णा के बीच जो दोस्ती का रिश्ता कायम हो चुका, उसे लेकर जाने क्यों पर अभिनव को कुछ उलझन होने लगी थी। वे लोग नाश्ता खत्म कर चुके थे। उसी समय 2 टूरिस्ट्स की गाड़ियां बाहर आकर रुकी। उन्हें देखकर कृष्णा वहां से चली गई। तो आज का प्लान है अभिनव? विक्रम ने नेपकिन से हाथ साफ करते हुए अभिनव से पूछा। अभिनव ने उसे अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहा, आज धर्मशाला के कुछ कैफ़े और मेरे पास शैलेश के भेजे हुए जो 2 एड्रेस हैं, उन्हें कवर करना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मिशन के मुताबिक कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। वैसे आज मैं भी बाहर जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ, रात तक ही लौट पाऊंगा, कहकर विक्रम रेस्टोरेंट के मैनेजर बिशन सिंह को कुछ जरूरी निर्देश देकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ आज फिर होटल विस्टा में इंस्पेक्टर विकास राव और श्रीमन मिलने वाले थे। श्रीमन पहले ही होटल पहुंच चुका था। विकास राव को आने में अभी कुछ देर थी तो उसने रूम में ही कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। तभी डोरबेल बजी तो श्रीमन को हैरानी हुई कि विकास राव ने कहा था थोड़ी देर बाद आऊंगा और कॉफ़ी ऑर्डर किए कुछ ही सेकंड बीते थे, तो अब ये कौन आ गया? उसने की होल से देखा तो सिर झुकाए हुए एक बूढ़ा सा वेटर खड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलने पर वेटर अंदर चला आकर बोला, गुड आफ्टरनून सर, बेडशीट चेंज करना मांगता। बेडशीट? नो, आई डोंट नीड बेडशीट, जस्ट गो अवे। बेडशीट? नहीं, मुझे बेडशीट की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। झुंझलाते हुए श्रीमन ने हाथ के इशारे से वेटर को जाने के लिए कहा, लेकिन वो वेटर तब तक बेड से बेडशीट खींच चुका था। ओह माय गॉड, अजीब जबरदस्ती है, ये क्या तरीका है? कस्टमर के आने के बाद कौन बेडशीट बदलता है? मैं मैनेजर से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। लगभग गुर्राते हुए श्रीमन अपनी आपत्ति जताता रहा, लेकिन बूढ़े वेटर पर कोई असर नहीं हुआ। वह सॉरी सर, ओके सर कहते हुए बेडशीट बदलता रहा। श्रीमन ने झुंझलाकर एक सिगरेट सुलगाई और फिर वह खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसकी नज़र सामने उस सड़क की ओर थी जो होटल की ओर आती थी, लेकिन विकास राव का कोई नामोनिशान नहीं था। शायद वह कहीं उलझ गया था या फिर उसे उलझा दिया गया था। चादर बदली जा चुकी थी। बूढ़े वेटर ने झुककर श्रीमन को सलाम किया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उस वेटर ने एक लॉन्ड्री रूम में जाकर अपना गेटअप चेंज किया और लॉन्ड्री रूम से स्मार्ट सा युवक निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया जो खाली पड़ी थीं। 1 मिनट बाद सीढ़ियों से उतरते हुए वह बिना रुके होटल से बाहर निकल गया और तेज कदमों से कुछ दूर पर पार्क की गई गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी में बैठकर उसने किसी को फ़ोन किया और